The flow of anything is called a current. Can you tell me what is flowing here? Yes, water. And what water is made up of? It is made up of water molecules. That is two hydrogen atoms attached to an oxygen atom. So, when we say that water is flowing in some direction, say this in this case, what we actually mean is that myriad of H2O molecules are moving along the direction of flow of water. Now let us take one of these countless molecules and trace the path it follows. Did you notice something? Even though the molecule is moving along the direction of flow of water, yet at no point of time the direction of its velocity is pointing exactly along the direction of flow of water. It is rather following some kind of zigzag path, sometimes moving up, sometimes moving down, sometimes left, sometimes right. Now, let us do another thing. Let us replace these molecules of water with molecules of air, which itself is a mixture of various kind of molecules like hydrogen, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, and various other gases. So, the flow of these molecules is what we call a current of air or wind. In the same way, electric current means the flow of some kind of negatively charged particles that we call electrons following a random path, banging against other electrons and ions, but eventually going along the direction of flow of current. देखो, आगे की स्लाइड्स में हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इन्हें अच्छे से समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टर्म फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जबकि इंसुलेटर्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंसुलेटर से होकर के फ्लो नहीं कर पाती। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, फिलहाल हम सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन टर्म को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है 4 एटम्स का, जिनमें से 2 यानी एल्यूमिनियम और सोडियम मेटालिक एटम्स है और 2 यानी कि ऑक्सीजन और क्लोरीन नॉन मेटालिक एटम्स है। अब एक एल्यूमिनियम एटम के कॉन्फ़िगरेशन को आप ध्यान से देखो, ये एक मेटालिक एटम है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है, यानी फर्स्ट में 2 आएगा, सेकेंड में 8 और फाइनली जो वैलेंस शेल होता है उसमें हम 3 को रखेंगे। तो जैसे जैसे जो शेल है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, यानी फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर जो न्यूक्लियर पुल होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू द न्यूक्लियर पुल ऑन द सेकंड शेल, ठीक है। सेकंड शेल पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर जो न्यूक्लियर पुल होगा वो वीकर होगा फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। सिमिलरली जो हमारा वैलेंस शेल है जो कि न्यूक्लियस से सबसे दूर है, वहां पर जो न्यूक्लियर पुल होगा वो सबसे वीक होगा, राइट। इसलिए काफी चांसेस है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वैलेंस शेल से को छोड़ करके किसी आसपास के दूसरे इलेक्ट्रॉन में चले जाए। क्यों? क्योंकि इन पर जो न्यूक्लियर पुल है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ये काफी वीक है। तो क्या सिर्फ यही रीजन है? नहीं, सिर्फ ये रीजन नहीं है। जो बड़ा रीजन है वो ये है कि देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो तो जो आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये एल्यूमिनियम एटम डोनेट कर दे यानी जाने दे तो फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। एंड फॉर दिस रीजन ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पर जो इस न्यूक्लियस की पकड़ है ये काफ़ी वीक रहती है, ये इलेक्ट्रॉन को ये जाने देता है ताकि इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाए। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाए तो अब इसमें सिर्फ 2 ही शेल्स बचेंगे, और सेकंड शेल जो कि वैलेंस शेल होगा उस केस में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जो कि जिसके कारण कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये एक स्टेबल एटम हो जाएगा। यानी कि अगर इमेजिन करो आपके पास एक एल्यूमिनियम का सैंपल है, मान लो इतना बड़ा आपके पास एल्यूमिनियम का सैंपल है, ठीक है, इतना बड़ा एक स्लैब है एल्यूमिनियम का, तो इसमें वेरियस एल्यूमिनियम एटम्स है, एक्चुअल में काउंटलेस एल्यूमिनियम एटम्स है, और हर एटम के जो वैलेंस शेल है उसमें 3 फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये फ्री क्यों है? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री टू मूव, ये एक एटम से दूसरे एटम में जा सकता है, दूसरे से तीसरे, एंड इन दिस वे इट कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फ्री होते हैं, इन पर न्यूक्लियस का जो पकड़ है वो काफी वीक होता है और ये इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है, और इन्हीं के मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम एक दूसरे एटम को देखें जो कि मेटालिक एटम है अगेन, जो कि सोडियम है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें तो इसके भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर ही 11 होता है, ठीक है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को जाने दो तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और
ऑफ कोर्स क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ये सबसे दूर है न्यूक्लियस से, इसलिए इस पे पकड़ वैसे ही काफी वीक होगी न्यूक्लियस की, राइट। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं, हर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। अब हम इंसुलेटर का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 and 6, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में 6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 आ गए और सेकेंड शेल में 6 आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें 2 ही शेल है, तो एक तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्ट्रांगली एक पुल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सारे इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, ये क्यों जाने दे अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को? इसे तो 2 चाहिए ऑक्टेट अचीव करने के लिए, इसलिए ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा इजीली। दैट इज व्हाई द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है। और इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहेंगे इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। और ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। सिमिलरली क्लोरीन के केस में भी देखो, यहाँ भी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो फर्स्ट में 2 आ जाएंगे, सेकंड में 8 आ जाएंगे और फाइनल यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा? इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए किसी और से, राइट। यानी कि इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं है, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके एटम को छोड़ करके किसी अगल बगल वाले दूसरे एटम में नहीं जा सकते, इसे तो उल्टा चाहिए किसी और से। फॉर दिस रीजन यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके केस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं, जो कि एक एटम से दूसरे एटम, फिर दूसरे से तीसरे, इस तरह करते हुए मूव कर सके, फ्रीली मूव कर सके थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर के केस में ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं, और क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है टू मूव, इसलिए ये जो मटीरियल्स होते हैं इंसुलेटिंग मटीरियल्स, ये अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। क्लियर है? देखो यहां पर हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लो यहां पे हर एटम में आपको दिख रहा है, यहां पे देखो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये मान लो पूरा एटम है, तो एटम्स का के कंट्रोल में नहीं है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बहुत ही वीक फोर्स से पुल हो रहे हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये फ्री है, ये एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कहीं भी मूव कर सकते हैं, और इन्हीं के मूवमेंट से करंट फॉर्म होता है, ठीक है। अब वही इंसुलेटिंग मटेरियल को देखो, यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही स्ट्रांगली पुल हो रहे हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस, इसलिए वो छोड़ करके नहीं जा सकते अपने एटम को। इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है जो कि अगल बगल वाले एटम में जा सके, यानी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स नो करंट, बिकॉज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी कॉल करंट। देखो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ना, उन्हें हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन किस एक्सटेंट तक वो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से होकर के फ्लो करने देते हैं, यानी बहने देते हैं, ठीक है। जो पहली कैटेगरी है वो है कंडक्टर्स और दूसरी है इंसुलेटर्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो क्या सिर्फ इन्हीं 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज है लाइक सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर्स, जिसके बारे में आपको आगे के क्लासेस में पढ़ने हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा, कंडक्टर्स जो होते हैं ये वैसे मटेरियल्स को कहते हैं जो कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर फ्लो करने दे। और जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिसिटी किसी मटेरियल से होकर के फ्लो कर रही है, तो एक्चुअल में क्या फ्लो कर रहा है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा होता है, जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स का अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो सारे मेटल्स जो होते हैं ना, वो काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी धातुएं काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी चालक होते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सारे जितने भी मेटल्स है वो सारे। इनमें भी जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब कार्बन जो होता है वो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। एक है ग्रेफाइट, जो कि काफी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट का एग्जांपल बता सकते हो? देखो आपकी पेंसिल की जो निब होती है वो ग्रेफाइट की होती है। इसके अलावा जो भी लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स होते हैं ना, उनमें ग्रेफाइट का काफी यूज होता है, जैसे ग्रीस वगैरह, ठीक है। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो कि कार्बन का दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म है, वो इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आता है, यानी वो उस डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं कर पाती। आप देख सकते हो डायमंड इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आता है। इंसुलेटर के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस की बात करें, यानी वैसे सॉल्यूशंस जिनमें वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और जो ये है सॉल्यूट है वो कोई सॉल्ट है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स की बात करें तो ये सारे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है वो भी एक फेयरली गुड कंडक्टर होता है, यानी ये ना ही बहुत अच्छा कंडक्टर है ना ही बहुत खराब कंडक्टर है, ये समवेयर मिडिल में आता है,
ठीक है। नाउ द फाइनल पॉइंट इज ऑल कंडक्टर्स हैव सम इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, हम इनके बारे में देख चुके हैं पहले, विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ देयर एटम्स एंड कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर थ्रू आउट द कंडक्टर। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज इंसुलेटर्स। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने नहीं देते हैं। ऐसा ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल्स आप ढेर सारे ले सकते हो, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ऑयल, डायमंड, लीफ वगैरह वगैरह, ग्लास, जो भी आप यूज़ करते हो वायर्स के ऊपर इंसुलेशन का, वो एक इंसुलेटर ही होता है। क्योंकि वायर क्या होता है, वायर एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है। मान लो एक वायर है तो इससे हमें करंट फ्लो कराना है, तो ये किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा जैसे कॉपर वगैरह। तो और अगर इसको छूने से हमें करंट ना मारे, ठीक है, खुद को बचाने के लिए हम इसके चारों तरफ एक कवरिंग करते हैं, एक लेयर चढ़ाते हैं, जिसे हम इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है। इसे इंसुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंसुलेटर मटेरियल से बना होता है, नॉर्मली रबर से बना होता है या प्लास्टिक से बना होता है ये कवर, जो कि वायर्स को ढकता है। और जब मैं बोल रहा हूँ वायर्स को ढकता है, यानी वायर के अंदर जो कंडक्टिंग मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उसको कवर करके रखता है। क्लियर है। अब देखो, आपको इंसुलेटर्स के बारे में ही पढ़ना है और कंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ना है क्लास 10th में, लेकिन इसके अलावा भी दो और क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द हाउ द मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। दो और कैटेगरीज भी है। तीसरे नंबर पे आते हैं सेमीकंडक्टर्स और फोर्थ नंबर पे आते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना ही बहुत ज़्यादा होती है कंडक्टर की तरह, और ना ही लगभग जीरो यानी कि बहुत कम होती है, लाइक इंसुलेटर्स। ठीक है। यानी ये समवेयर बीच में आते हैं, ना अच्छे इंसुलेटर होते हैं ना ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये बीच में आते हैं। इसके अलावा सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं। देखो सुपर कंडक्टर्स, लेट मी राइट फर्स्ट, सुपर कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं ना, देखो आपको दोनों के बारे में नहीं पढ़ना, मैं बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप क्लास 12th में इनके बारे में पढ़ोगे तब आपको पहले से कुछ पता रहे तो वहाँ पे एनर्जी लेवल कुछ अलग ही होता है। तो सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो एक कंडक्टर की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनका टेम्परेचर को घटाते चले जाओगे ना, तो एक फिक्स टेम्परेचर होगा हर सुपर कंडक्टर मटेरियल के लिए, अलग अलग वैसा वो फिक्स टेम्परेचर होता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे अगर आप फर्दर टेम्परेचर को रिड्यूस करो तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो अचानक से जीरो हो जाएगा। ठीक है। यानी कि वो बिल्कुल सुपर कंडक्टिंग मटीरियल हो जाएगा। आप सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स का एग्जाम्पल आप ले लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह वगैरह, ये सारे सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स होते हैं। एक बात याद रखना कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे अगर आप चार्ज की बात करो ना, तो इसमें -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। और वही अगर हम एक प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें तो इस पर भी सेम चार्ज होता है, बस पॉजिटिव नेचर का होता है, यानी +1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम। अब क्योंकि मान लो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है किसी एटम में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो दोनों का चार्ज एडअप होकर जीरो हो जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है तो भी एडअप होकर जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ये चीज़ आप जानते हो। एक चीज़ जो शायद आप में से बहुतों के दिमाग में आई होगी, एक क्वेश्चन, वो ये कि ऐसा क्यों होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस बर्स्ट क्यों नहीं कर जाता है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक फोर्स के बारे में जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इसमें क्या होता है कि दो चार्जेस हम जानते हैं जो कि सेम नेचर के होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर अपनी तरफ से अपने से दूर धकेलेंगे। जैसे माइनस और माइनस रिपल्सन होगा, प्लस और प्लस रिपल्सन होगा, और प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा। अगर ऐसा ही होता है तो ऐसे, अब अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन को मारो गोली। क्यों? क्योंकि इन पे चार्ज ही नहीं होता है। और फिलहाल हम चार्ज के कारण जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, थोड़ा देर के लिए हम इसे भूल जाते हैं। बात करते हैं प्रोटॉन की। मान लो यहाँ पे 3 या 4 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, तो क्योंकि ये सेम नेचर का चार्ज होता है प्रोटॉन में, पॉजिटिव नेचर का, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि अगर मान लो 1 2 3 प्रोटॉन है तो ये तीनों एक दूसरे से दूर क्यों नहीं चले जाते? ये न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल क्यों है? इस बात को समझने के लिए आपको इस न्यूक्लियस के साइज को समझना पड़ेगा। न्यूक्लियस जो होता है, अगर आप इसके साइज को यानी इसके डायमीटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे ना, तो ये a या स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a × 10⁻⁷
ठीक है, 10 रेज टू द पावर समथिंग, इसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी होगी पहले तो आप जानते होंगे, जहाँ पे ए क्या होता है, ए ग्रेटर देन या इक्वल, ए जो होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल होता है 1 के और लेस देन होता है 10 से। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूक्लियस के साइज को लिखते हो तो ए मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर n के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे n जो होता है, आप देखो न्यूक्लियस कितना छोटा है, n की वैल्यू लगभग -15 होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सोचो इतना मीटर, ठीक है, यानी कि 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर में न्यूक्लियस का डायमीटर होता है, ये इतना छोटा होता है। और एटम जो बहुत ज़्यादा छोटा है फिर भी न्यूक्लियस से लगभग 10,000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि एटम के डायमीटर को अगर आप लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो लगभग 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर में आएगा। देखो कि ऐसा क्यों होता है कि प्रोटॉन अंदर ही रहते हैं न्यूक्लियस के, वो बाहर क्यों नहीं बर्स्ट करके चले जाते हैं, क्योंकि इनमें तो सेम नेचर का चार्ज होता है, पॉजिटिव नेचर का। इसका आंसर आपको मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स में, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है। वहाँ पे आप पढ़ोगे एक फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है। ऐसा क्यों होता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो कि खुद बहुत छोटा है, इसका डायमीटर 10 टू द पावर -15 मीटर के 10 टू द पावर -15 मीटर के साइज का होता है, इस ऑर्डर का लगभग, ठीक है। तो जब रेंज बहुत कम हो, जब दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, लगभग इस ऑर्डर में, तभी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करती है। अगर ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच का, ये इससे जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये फोर्स अचानक से जीरो हो जाती है। यानी जब तक डिस्टेंस बहुत ही कम है, आप कह सकते हो लगभग जीरो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इतना कम होता है, तब तक ये जो फोर्स है वो एक्ट करेगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और पार्टिकल्स को एक दूसरे से चिपकाए रखेगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ना, वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। इन्हें पार्टिकल के साइज से कोई मतलब नहीं होता है, यानी अंदर इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। यानी ये जो फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है, और न्यूक्लियस के अंदर ही सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है साइज में, और जब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इतना कम हो तभी ये फोर्स पिक्चर में आती है। जैसे ही आप डिस्टेंस को थोड़ा सा भी बढ़ा दो, ठीक है, 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर से थोड़ा सा और डिस्टेंस को बढ़ा दो तो ये जो फोर्स है ये अचानक से जीरो हो जाती है। एक्चुअल में अगर आप बात करो तो ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जिसके बारे में अब तक हम जानते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी लिमिटेशन बस इतनी है कि ये जब बहुत ही कम डिस्टेंस होती है किसी दो पार्टिकल के बीच, सिर्फ तभी ये एक्ट कर पाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रोटॉन और प्रोटॉन को धकेल रहा है, यानी वो दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं। लेकिन एक और फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर, क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि पार्टिकल में जो चार्ज होते हैं उनके कारण एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इफेक्ट को जीरो कर देता है। जीरो क्या कर देता है, उसको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता है ये फोर्स, ठीक है। एंड फॉर दिस रीज़न न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही बने रहते हैं और ये फ्लो नहीं करते। इसलिए जब हम बात करते हैं कि किसी मटेरियल से होकर के करंट फ्लो कर रहा है तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर पाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के द्वारा न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रहते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर है?